कल से 3 दिवसीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाएंगे जापान दौरे पर। विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा में बड़ा कदम, विदेशी निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना दौरे का उद्देश्य। 17 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश को देंगे कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने बताया 42 संकल्प पूरे, राज्यों में विकास की गति होगी और तेज। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार को दी बधाई। विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मनासलू पर फहराया तिरंगा। और अंबाला नगर निगम ने 23,000 से अधिक लाल डोरा संपत्तियों का मालिकाना हक देने की स्वामित्व योजना में बड़ा कदम उठाया। मेयर ने फाइल पर हस्ताक्षर कर हजारों परिवारों को दिया दिवाली का तोहफा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हरियाणा इस अभियान का अग्रदूत बनकर विकसित भारत विकसित हरियाणा के लक्ष्य को मजबूत आधार दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय औद्योगिक संबंधों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के 6 से 8 अक्टूबर 2025 तक 3 दिवसीय दौरे का उद्देश्य हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री 6 अक्टूबर की सुबह टोक्यो पहुंचेंगे और अपनी आधिकारिक गतिविधियों की शुरुआत जापान के विदेश मंत्रालय तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों से करेंगे। वे जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री कोगा युइचिरो से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। यह दौरा विकसित भारत विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिकानसेन में बुलेट ट्रेन के माध्यम से ओसाका पहुंचेंगे, जहां वे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। वे हरियाणा स्टेट जोन का उद्घाटन करेंगे और जापान के मेयरों व व्यावसायिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। शाम को वे ओसाका में आयोजित निवेश रोड शो में भाग लेकर हरियाणा के औद्योगिक इकोसिस्टम को प्रस्तुत करेंगे और जापानी निवेशकों को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित करेंगे। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुजुकी के उच्च स्तरीय प्रबंधन से मुलाकात करेंगे। उसके बाद ओसाका स्थित कुबोटा संयंत्र का दौरा कर उन्नत विनिर्माण तकनीकों पर चर्चा करेंगे। ओसाका प्रीफेक्चर के गवर्नर के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी। जापान यात्रा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शताब्दी ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर आएंगे और प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हमारी सड़क ऐप लॉन्च करते हुए यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का हरियाणा से विशेष लगाव है और उनके आगमन से राज्य में विकास की गति और तेज होगी। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बीबीसी कंपनी बन चुकी है। बदली, भर्ती और सीएलयू में ही इनका भ्रष्टाचार दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने 42 संकल्प पूरे किए हैं और साल के अंत तक 90 पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 लाख बहनों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत भूमि पर मकान बनाने वालों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जारी है और बिना पर्ची खर्ची 25,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। आने वाले 17 अक्टूबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और विकास की गति और तेज होगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से विशेष स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और वो 17 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हम जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। हमारा जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस तो खाली बात करने की बात करती है। कांग्रेस का हिमाचल देख लीजिए, कांग्रेस का कर्नाटक देख लीजिए, कांग्रेस का तेलंगाना देख लीजिए,
इंडी गठबंधन का पंजाब देख लीजिए, लगभग 42 अपने संकल्प पत्र के वायदे पूरे करती है। इस साल के अंत में 90 और जुड़ जाएंगे। आज 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। ये बात कही थी कि हम 25,000 नौकरी देंगे। आपके सामने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 25,000 जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। आज दिल्ली जाते वक्त भी मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को प्रदेश की वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारेंगे। यह समारोह सोनीपत में आयोजित होगा। भिवानी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत डॉक्टर अंचल दंपति पीएम मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चल रहे इस पखवाड़े में वे अपनी बेटी अनन्या के नाम पर अस्पताल में जन्म लेने वाली हर नवजात बेटी को 1100 रुपये शगुन, कपड़े, मिठाई, पालकी और प्रशंसा पत्र भेंट करते हैं। इस सराहनीय पहल की खुद सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रशंसा की और 7 बेटियों को अपनी ओर से भी 1100 रुपये दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से समाज में बेटा बेटी के भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। कि ये केवल हॉस्पिटल हेल्थ के साथ साथ केवल कमर्शियल हॉस्पिटल हैं, लेकिन सेवा भाव से, और वो भी खासकर नवजात बेटियों के लिए, कि उनकी का मान सम्मान समाज में कैसे बढ़े। और ये एक अच्छी शुरुआत मानता हूँ मैं तो, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अभी एक शुरुआत है, हम ये कहें कि 100% हम इसको अचीव कर बैठे, क्योंकि हमारा परिवार ये समाज है, पुराने संस्कार बहुत सालों से गंद भरा हुआ है। लड़कों को हम ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हैं, जबकि बाद में पछताते हैं कि परिवार के लिए बेटी जितनी अच्छी है बेटा नहीं हो सकता। डॉक्टर अनीता अंचल ने बताया कि पहले बेटियों के जन्म पर मातम सा माहौल होता था, लेकिन अब परिवार बेटियों को राजकुमारियों की तरह विदा करते हैं। उनके यह मुहिम धीरे धीरे रंग ला रही है। इसको हमने एक मुहिम बनाया। हमने कहा पहले हम खुशी मनाते हैं, तभी साथ वाले खुशी मनाएंगे। और आप मानिए, हम तो बहुत छोटी सी पहल है ये। हमारे बाद में यहाँ से गेट तक का शगुन हमारा है, विदाई हमारी है। उसके बाद भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को बग्गियों में, बैंड बाजों के साथ, गाड़ियाँ सजा के, गुब्बारों के साथ, और बहुत शान और शौकत से जैसे राजकुमारियाँ लेके जाते हैं, ऐसे भी लोग यहाँ से लेके गए हैं। में भी ये धारणा पैदा कर पाए कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, तो हमारा ये पूरा जितना भी कार्य है सफल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस पर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। शनिवार शाम को पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने आयात निर्भर मिश्रित अर्थव्यवस्था और पश्चिमी मॉडल को अपनाकर देश को विदेशी वस्तुओं पर निर्भर बना दिया, जिससे भारत के उद्योग कमजोर हो गए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और स्वदेशी इसका मूल आधार है। कर्ज को उन्होंने देश के विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया बताया और कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। अर्थव्यवस्था को दोगुने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इस बात को आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, कैसे हर भारत के कारीगर के हाथ को काम मिले, कैसे आज की मॉडर्न अर्थव्यवस्था के तहत भारत को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, इस और 2014 के बाद विशेष तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया और उन्होंने देश को नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, अपने देश की बनी हुई चीज पर गर्व करें, मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण हो, और मेड फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड, दुनिया के लिए निर्माण करें और भारत में निर्माण करें, और मेक इन इंडिया मेड बाय इंडियंस। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विदेश में जाकर अपने देश की आलोचना करता है उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठते हैं। लोकतंत्र को असली खतरा 1975 में था, न कि आज। कांग्रेस के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके परिवार को पूरा सम्मान दिया, फिर भी पार्टी छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए उन्हें पिछड़ा वर्ग से असंबंध बताया। और
हमारी पार्टी ने तो उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर में 3 मेंबर हैं और 3 मेंबरों में से उनकी माता को तो बना दिया एमएलए और पिता को बना दिया केंद्र में मंत्री, राज्यसभा में लेके, और बेटा बना दिया सांसद। अब 3 आदमी, तीनों को इतना बड़ा सम्मान दे दिया, और फिर भी अगर आदमी जाके बाहर कोई यात्रा करता है, अरब करता है, तो वो अपने हारी हुई बाजी पीट रहा है और कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। राव बंसी सिंह का लड़का है, राव नरेंद्र सिंह, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अटेली से वो चुनाव लड़ते रहे थे उनके पिताजी, तो वो कभी ओबीसी चेहरा रहे नहीं, ना ओबीसी से उनका कोई मतलब रहा। भिवानी स्थित चौधरी देवीलाल सदन में जननायक जनता पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि देश व प्रदेश में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए युवाओं व आम जनता को एकजुट होना होगा। चौटाला ने कहा कि जजपा नेताओं को धमकियां मिल रही हैं और व्यापारी उद्योगपति फिरौती से परेशान है। किसानों के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसल नहीं बिक रही। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। जरूरत है बदलाव की, और बदलाव कौन करेगा? बदलाव ना आके ना अजय सिंह चौटाला कर सकता और ना आपके सामने बैठे हुए लोग कर सकते। आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए हम सबको एक प्रण लेना पड़ेगा कि अब ऐसे लोगों को चलता करने के लिए इनको कुर्सियों से नाक पकड़ करके घीस घीस करके उतारना पड़ेगा, इनको भगाना पड़ेगा दूसरे नेपाल के लोगों से, और उसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप संगठित हो, अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि लाखों भावी अध्यापकों द्वारा दी गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम 12 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। इस घोषणा से परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा में एचटेट परीक्षा 30 और 31 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें पीजीटी लेवल 3 के 1,59,000 से अधिक, टीजीटी लेवल 2 के 1,67,000 और पीआरटी लेवल 1 के 66,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परिणाम में देरी के कारणों पर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि बाहरी एजेंसियों द्वारा गुणवत्ता जांच और उत्तर पुस्तिकाओं की गहन समीक्षा के कारण परिणाम घोषित करने में विलंब हुआ है। क्या है कि जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरा का है, चाहे वो बायोमेट्रिक का है, चाहे वो फिशिंग का है, इस सभी का यह सिक्योरिटी ऑडिट करवाना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत तक उनके कार्य में एक्यूरेसी और गुणवत्ता रही है। क्योंकि जिस किसी को टेंडर दिया गया है, वरना तो उसकी पेमेंट करना है, कल को रिजल्ट आते ही हक बन जाता है उसका भी पेमेंट लेने का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कहीं गुणवत्ता में कहीं किसी सेवा में कमी तो नहीं रही है, ताकि उसके अनुसार हम अगले आने वाले स्टेट के लिए भी ये फैसला कर सकें कि कौन सी एजेंसी गुणवत्तापूर्वक हमें सेवाएं दे रही है और किसका चयन इसके लिए किया जा सके। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि समाज में हमारी सरकार, हरियाणा सरकार, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक परीक्षा और गुणवत्तापूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट है, और इस मामले में हम जीरो टॉलरेंस की पद्धति अपनाए हुए हैं। 12 अक्टूबर तक डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की। परिणाम जारी होते ही सफल अभ्यर्थी आगामी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के योग्य हो जाएंगे। इस परिणाम से हरियाणा के शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा। हिसार जिले के मिंगनी खेड़ा गांव के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम चोटी माउंट मनासलू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 15 दिनों में पूरा किया गया, जिसमें उन्हें कड़ी ठंड और खराब मौसम जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरेंद्र ने कहा कि देश के तिरंगे के साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। इस सफलता के बाद उनका अगला लक्ष्य विश्व की 14-8
1000 मीटर से ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल करना है। नरेंद्र पहले भी माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। वे फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और युवाओं को नशे से दूर रहने व फिट रहने की सलाह देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह व कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। नास्लो जो कि दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8163 मीटर है, उसको मैंने फतेह किया है। और ये काफ़ी टफ माउंटेन था, काफ़ी चैलेंजिंग था। बात करें मौसम की, क्योंकि मौसम हमेशा यहाँ थोड़ा ख़राब रहता है, हैवी स्नोफॉल था। तो इतने सारे चैलेंज को पार करते हुए जब देश का तिरंगा साथ होता है तो हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। विश्व की जो 8000 मीटर से ऊपर की जो 14 चोटियाँ, उन सभी चोटियों को फतेह करके देश को एक नई उपलब्धि देने का काम करना है। कि मैं एक फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ फिट से, तो एक मेरा कर्तव्य भी बनता है कि युवाओं को फिट रखे, नशे से दूर रखे और युवाओं को हम जैसे जैसे आगे बढ़ाएं, चाहे वो फील्ड कोई भी, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, और मानसिक तौर पर हम युवाओं को फिट रखें, क्योंकि युवा फिट रहेगा तो समाज और सोसाइटी सब फिट रहेगी और देश आगे एक नया विकसित भारत को हम पैदा कर सकते हैं, ला सकते हैं। अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर श्री रणबीर गंगवा जी ने बधाई दी है और शुभकामनाएं दी, और सीएम साहब ने कहा है कि आप ऐसे ही प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहिए। अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा ने स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा की ट्रिपल इंजन सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम क्षेत्र की 23,000 से अधिक लालडोरा संपत्तियों के मालिकाना हक देने की फाइल पर हस्ताक्षर किए। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय में शुरू हुई थी। आज मेयर शैलजा ने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आज इस महत्वपूर्ण कदम को जनता तक पहुंचाया। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक हजारों परिवार दशकों से लालडोरे की जमीन पर रह रहे थे, पर कानूनी अधिकार न होने से संपत्ति के सौदे नहीं कर पा रहे थे। इस योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे कानूनी रूप से संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। दिवाली का तोहफा अंबाला की जनता के लिए बहुत शुभ है। 23,388 लोगों को मालिकाना हक देने की आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो लोग पिछले 10 साल से लालडोरा के अंतर्गत या वैसे रह रहे हैं, कहीं पर उनका कब्जा है, परंतु उनका कोई पेपर, कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है, आज उसकी प्रक्रिया नगर निगम द्वारा शुरू कर दी गई है। और जो मनोहर लाल जी की योजना थी, स्वामित्व योजना, उसके अंतर्गत आज ये प्रक्रिया शुरू हुई है और हम मोदी सरकार, नायब सैनी सरकार के पद चिन्हों पर चलते हुए अंबाला के विकास के पथ को आगे ले जाने के लिए अग्रसर हैं। एडवोकेट संदीप सचदेवा ने प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया और बताया कि ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा में लगातार विकास और अंत्योदय के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अंत्योदय पर काम करते हुए हर गरीब व्यक्ति के बारे में सोचा। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देशों में काम करते हुए अंबाला में स्वामित्व योजना, नगर निगम क्षेत्र के लालडोरा के अंदर जिन लोगों का कब्जा है उनको संपत्ति प्रमाण पत्र जाने की प्रक्रिया का काम नगर निगम में आज लगभग शुरू हो गया है। मेयर साहब ने आज इस दिन को चुना और ऐतिहासिक साइन करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। अब वो बहुत जल्द इसकी पब्लिकेशन अखबार के माध्यम से कराकर लोगों को अवगत करा देंगे कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसके अंतर्गत उन सब लोगों को लाभ होगा जो इसके अंतर्गत आने वाले अपने अपने दस्तावेजों को पूर्ण करेंगे। आयकर विभाग में कार्यरत 58 वर्षीय आयकर अधिकारी उपदेश कुमार पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं। रोज सुबह ड्यूटी से पहले और अवकाश के दिन वे अर्जुन स्टेडियम पहुंचते हैं, जहां अब तक करीब 500 पौधे लगा चुके हैं। वे बाल्टी से पानी देकर पौधों की सिंचाई करते हैं और सुरक्षा के लिए दूर दूर से कांटेदार झाड़ियां लाते हैं। उनका उद्देश्य है जींद को हरा भरा बनाना और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देना। उन्होंने स्कूल, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधारोपण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम अपील से प्रेरित होकर उन्होंने इस कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उनके कार्य को देखकर कई युवा व नागरिक प्रेरित हो रहे हैं। 2 किशोरों ने बताया कि अब वे अपना जन्मदिन पेड़ लगाकर मनाते हैं। उपदेश कुमार जींद में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक बन चुके हैं। ये प्रेरणा मुझे
प्रधानमंत्री से मिली है, जो कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम का संदेश दिया है उन्होंने। मैंने उनके एक पेड़ के बारे में सोचा था पहले, अब मैंने यानी लगभग 400-500 के करीब पेड़ लगाए हैं। और हर आदमी अगर जो इस तरह का कोई कार्य करता है तो बहुत मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। हम यहाँ पर सारे पे उसमें हरियाली करी है, हम इनकी सेवा करेंगे, हम सारी जनता को इसके बारे में जागृत करेंगे। तो मैं उनसे काफी ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ और उसी वजह से मैंने भी है ना अपने जीवन के अंदर बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। और तथा मैं अपने माता पिता को और है ना अपने बहन भाइयों को ये भी कहता रहता हूँ कि पेड़ लेके आइए नया। जो अंकल जी काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अंकल जी सोच रहे हैं हमारे पर्यावरण के बारे में, जो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल कम लोग ही इसको सोच पाते हैं और मैं बहुत ही प्रेरित हुई हूँ अंकल जी से। हरियाणा के नूंह में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी मिली है, जिसमें नूंह भी शामिल है। इस योजना के लिए कुल 5,862 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और नूंह में बनने वाले विद्यालय की लागत लगभग 102 करोड़ रुपए होगी। नया केंद्रीय विद्यालय लघु सचिवालय के सामने किरण शेखावत महिला कॉलेज के निकट 5 एकड़ से अधिक भूमि पर बनेगा। यह विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होगा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। हरियाणा सरकार को 15 अक्टूबर तक भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करनी होगी और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यह विद्यालय सरकारी संपत्ति माना जाएगा, जिसमें टैक्स से छूट भी मिलेगी। ये योजना खास तौर पर लड़कियों, अनुसूचित जनजाति के बच्चों और सैन्य परिवारों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात के लिए दिया है और राव इंद्रजीत सिंह ने दिवाया है, इसके लिए मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मेवात के लोग जिन्होंने मांग की कि हमारा यहाँ केंद्रीय विद्यालय बने, उसका हमारी सरकार ने बहुत गहनता से सुना और उसको पूरा किया। इस पहल से नूंह क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। कक्षाएं 2026-27 से शुरू होने की उम्मीद है। स्थानीय प्रशासन इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सक्रिय है और स्थानीय लोग इसे शिक्षा के लिए सुनहरा अवसर मान रहे हैं। हमने जो कार्य किया है मेवात वासियों के लिए एक खुशी का बहुत बड़ा क्षण है और सभी मेवात वासी इससे बहुत खुश हैं। यहाँ का युवा जो बाहर पढ़ने के लिए जाता था, उनको अब मेवात से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार भी मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई पर जब सरकार कह रही है शिक्षित हो, शिक्षा देने के लिए मैं फिर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सरकार ने जो ये कदम उठाया है, जो हमारे मेवात के लिए विद्यालय दिया है, मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारे भी मेवात में विद्यालय बनता है तो हमारे बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सुविधा और सारी जो शिक्षा का जो केंद्र है वो सब यहीं पे ही उपलब्ध होगा, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हमारे मेवात के बच्चों को होने वाला है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर भिवानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को चोरी और साइबर क्राइम से सतर्क करना था। जीआरपी टीम ने विशेष रूप से महिला यात्रियों को जागरूक किया कि वे किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं न लें और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें। जीआरपी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि यात्रियों को फर्जी कॉल, लिंक और बैंक धोखाधड़ी से बचने के उपाय भी बताए गए। यात्रियों से आग्रह किया गया कि वे सतर्क और जागरूक रहकर यात्रा करें ताकि साइबर अपराधों पर रोक लगाई जा सके। यह अभियान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे वे सुरक्षित और निर्भीक यात्रा कर सकें। किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क ना करें, उसने कोई खाने पीने की चीज लें और ना ही जो अपने जेवर वगैरह, चेन वगैरह आप बैग के अंदर डाल लेते हो, ये बहुत ही नहायत ही गलत बात है। अक्सर चोरी हो जाती है। क्यों अपराधी लोग हैं वो बैग की चेन खोलते हैं, बैग हमारे पीछे रहता है। इसलिए सावधान रहें और सावधानी बरतें हैं। जब भी छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो इनका पूरा ध्यान रखें। रेलवे स्टेशन पर आपको पता लगता है किस टाइम कहाँ से रेलगाड़ियाँ हैं। साइबर अपराध के बारे में अगर कोई आदमी मोबाइल के माध्यम से आपके पास साइबर अपराध करता है तो उसकी 1930 पर तुरंत जानकारी दें।
तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। प्याज की भंडारण समस्या और कीमतों में उतार चढ़ाव से जूझते किसानों के लिए राहत की खबर है। नीलोखेड़ी किसान उत्पादक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि अब आधुनिक डिहाइड्रेशन तकनीक के जरिए प्याज से लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिससे प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और किसानों की आय भी कई गुना बढ़ेगी। डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि एक निजी कंपनी से समझौते के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें 6 किलो प्याज से 1 किलो लेक्स बनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 600 से 800 रुपए प्रति किलो तक मिलती है। नाबार्ड की सहायता से यह प्रोजेक्ट 6 गांवों में 100 एकड़ भूमि पर शुरू किया गया है, जिससे 50 से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। हमने शुरुआत करी कि एक ऑर्गेनिक प्याज हमने तैयार किया, हमारे यहाँ करनाल में है, उसके साथ एक MOU साइन किया और हम कुछ सब्जियाँ प्याज का हमने शुरू कर दिया है और भी आलू का या जो है और लीफी वेजिटेबल्स या दूसरी जो सब्जियां उनका भी डिहाइड्रेट करके हम उसको एक्सपोर्ट करने के शुरू कर दिया है। तो इससे जो प्याज का हमने देखा है कि करीब 6 किलो प्याज में 1 किलो डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका रेट 600 रुपये से लेके 800 रुपये किलो तक है और ये बहुत ही हमारे FPO ने अच्छी शुरुआत की है और किसान इससे बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकेंगे। किसानों ने बताया कि प्याज फ्लेक्स को 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है और इसे पानी में भिगोने पर यह ताज़े प्याज जैसा बन जाता है। इससे न केवल भंडारण की समस्या हल होगी बल्कि फसल खराब होने से भी बच सकेगी। यह तकनीक अन्य सब्जियों पर भी लागू करने की योजना है। फ्लेक्स तैयार किए गए हैं प्याज के, वो जो सूखे हैं बिल्कुल ही और पैकिंग है उनकी पैक हुए हुए हैं। बताया गया हमारे को 6 किलो प्याज में 1 किलो फ्लेक्स तैयार होते हैं और वो 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ख़राब होने की स्थिति होने से पहले इसके अपना फ्लेक्स तैयार करवा के पैकिंग करके अपना इसको परचेज कर सकते हैं और बाहर के देशों तक भी इसकी डिमांड बढ़ने की संभावना है। कि भाई प्याज के जो ये फ्लेक्स बना रहे हैं, 6 किलो प्याज से 1 किलो फ्लेक्स तैयार हो जाता है और ये यानी बाज़ार कीमत इसकी 600 से 800 रुपये तक बताई गई। तो इससे इतना फ़ायदा यानी महसूस हुआ कि भाई किसानों का आने वाले टाइम में यानी आय दुगनी छोड़ दुगनी से भी ज़्यादा होगी। कैथल में 3 दिन तक चलने वाली 58वीं हरियाणा राज्य स्कूल खेल प्रतियोगिता आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जिलों से हजारों युवा खिलाड़ी जूडो, कराटे और क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। महिला क्रिकेट में चरखी दादरी ने पहला, करनाल ने दूसरा और रोहतक ने तीसरा स्थान हासिल किया। विजेता टीमों के खिलाड़ियों में जीत की खुशी देखते ही बन रही थी। भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई व्यवस्थाओं की सभी ने सराहना की। संयोजक पुनीत बेरवाल, कोच रोहित ठाकुर ने बताया कि खेलों को प्रोत्साहित करने से युवाओं में नशे और बुराइयों से दूर रहने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यहाँ 3 दिन से लगातार कराटे के अंडर 14, 17, 19 बॉयज एंड गर्ल्स के मैच चल रहे हैं। उस मैच में विभिन्न जिलों से लगभग 1200 से 1300 बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होम टाउन कैथल से दीक्षा ने गोल्ड मेडल लिया है। 22 केजी में रिया सिरसा ने गोल्ड मेडल लिया है। 24 केजी में ईशु रोहतक ने गोल्ड लिया है। स्वर्ण पदक जिसने जीता है उनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हरियाणा की टीम में चयन हो चुका है। यहाँ मैं अपने 8 बच्चे लेके आया था, जिसमें से 1 गोल्ड है और इसका और बाकी कुछ के सिल्वर है, कुछ के ब्राउन। और कराटे के स्वर्ण पदक विजेताओं सहित गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और जींद के कराटे खिलाड़ियों ने खेलों में भाग लेकर प्रदेश का नाम ऊंचा करने का संकल्प व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता ने हरियाणा को खेलों का हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।